नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे मुंडा विद्रोह, जो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछले कई एग्ज़ामों में ये नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार पूछा जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। इसमें मैप आप बना सकते हैं और जो कुछ कमियां इसमें होगी आप उसको पूरा करके अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भूमिका देखते हैं। तो भूमिका जो है, आधुनिक भारत के इतिहास में जनजाति आंदोलन में मुंडा विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। यानी आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए उन सब में महत्वपूर्ण था मुंडा विद्रोह। इस जनजाति आंदोलन को उलगुलान या महान हलचल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुंडा विद्रोह का सेकेंड नाम क्या हुआ, तो उलगुलान या महान हलचल आंदोलन भी कहा जाता है। इसके कारण देखते हैं। तो कारण, किसी भी आंदोलन के कई कारण होते हैं, जैसे सामाजिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। तो ये सब कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है कि कारण क्या क्या हो सकते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ जैसे दिया गया है सामाजिक कारण, यानी इस आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे। तो इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में सामाजिक कारण था। यानी जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था सामाजिक कारण था। मुंडा लोग के क्षेत्र में जब बाहरी लोगों ने प्रवेश किया तो इन लोगों का सामाजिक रीति रिवाज प्रभावित हुआ। यानी मुंडा लोगों के क्षेत्र में जब बाहरी लोग यानी दीकू लोग, व्यापारी लोग, अंग्रेज यानी ये लोग जब प्रवेश किए तो मुंडा लोगों का सामाजिक रीति रिवाज जो था प्रभावित हुआ। साथ ही साथ महिलाओं का शोषण भी किया गया। सरकार द्वारा बनाए गए कुछ अच्छे कानून जैसे सती प्रथा, नर बलि प्रथा, शिशु हत्या प्रतिबंध आदि को धर्म से जोड़ दिया गया। यानी सरकार कुछ अच्छे कानून जैसे बनाया था, सती प्रथा को प्रतिबंध किया, नर बलि प्रथा को, शिशु प्रथा, इन सब को धर्म से जोड़कर देखा गया और ये मुंडा लोगों को मतलब अपने धर्म में हस्तक्षेप लगा, जिसके कारण मुंडा लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ये था सामाजिक कारण। फिर हम लोग देखते हैं इसका धार्मिक कारण क्या था, धार्मिक वजह क्या था। तो धार्मिक कारण, मुंडा विद्रोह में सामाजिक कारण तो था ही, साथ ही साथ धार्मिक कारण भी विद्रोह में सहयोग कर दिया। यानी सामाजिक कारण तो पहले से विद्रोह का कारण बना ही था, धार्मिक कारण भी इसमें जुड़ गया। यानी 1813 के अधिनियम के चलते अब मुंडाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा। यानी 1813 के अधिनियम से जो था मुंडाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा। अब मुंडा लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। तो ये भी एक कारण था मुंडा विद्रोह होने का। साथ ही साथ इनके देवता ठाकुर जी का भी विरोध होने लगा। यानी जो अंग्रेज यानी बाहरी लोग थे, दीकू जिन्हें कहते हैं, वे लोग इनके देवता ठाकुर जी का भी विरोध करने लगे। मुंडाओं पर जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया जाने लगा। परिणाम स्वरूप धार्मिक कारण ने भी विद्रोह को बढ़ाने का कार्य किया। यानी ये लोग जो मुंडा लोग थे इनको जबरदस्ती यानी जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। कुछ लोगों को पैसा देकर भी धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके कारण धार्मिक कारण ने विद्रोह का बढ़ाने का सिद्ध किया। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। यानी आर्थिक कारण क्या था, तो इस विद्रोह को सुलगाने में आर्थिक कारण भी विद्यमान था। यानी मुंडा विद्रोह जो था इसको शुरुआत करने में यानी सुलगाने में आर्थिक कारण भी विद्यमान था। जैसे ओनों पर अधिकार। अब ओनों पर अधिकार यानी सरकार द्वारा ओनों पर अधिकार कर लिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मुंडा लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचा करते थे, तो जंगल पर अधिकार करके उनको बेरोजगार कर दिया गया। यानी वे आर्थिक रूप से परेशान होने लगे। खुटकुटी प्रथा को प्रतिबंधित करना। यानी एक प्रथा थी खुटकुटी प्रथा, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया तथा बेगारी प्रथा को ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया। यानी मुंडाओं से ज़बरदस्ती बेगारी कराया जाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि खुटकुटी प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और बेगारी प्रथा को ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया। आर्थिक शोषण का सबसे भयावह रूप था। इन सारे परिवर्तनों से मुंडाओं की स्थिति दिन पर दिन
दयनीय होती गई, ये लोग कुपोषण के शिकार होने लगे और इनकी आर्थिक हालत खराब होती गई। तब ऐसी स्थिति में मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यानी जब इनके आर्थिक जो इनके सीधे आर्थिक रूप से ये मतलब दिन पर दिन कमज़ोर होते गए और कुपोषण के शिकार होने लगे, तो ऐसी स्थिति में मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब इसका प्रारंभ देखते हैं, प्रारंभ कैसे हुआ विकास की प्रक्रिया। इस आंदोलन की शुरुआत रांची के आसपास के क्षेत्र अर्थात छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में चलाया गया। इसके प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे, जिनका जन्म कब हुआ तो 1874 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में रांची जिला के तमाड़ थाना के उलिहातू ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उलिहातू ग्राम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अपना गुरु आनंद पांडे को माना, यानी बिरसा मुंडा के जो गुरु थे आनंद पांडे थे। कौन थे, आनंद पांडे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1895 में स्वयं को ईश्वर का दूत कहा, यानी 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया तथा सिंह बोंगा की पूजा करने का आदेश दिया। यानी 1895 में बिरसा मुंडा जो है खुद को ईश्वर का दूत घोषित कर देते हैं और सिंह बोंगा की पूजा करने का आदेश देते हैं। मुंडा के अनुयायी जो थे इनको धरती आबा यानी भगवान का अवतार कहकर संबोधित करने लगे। यानी बिरसा मुंडा के जो भी अनुयायी लोग थे वे उन्हें धरती आबा यानी भगवान का अवतार कहकर संबोधित करने लगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आत्मशुद्धि अर्थात मदिरा के सेवन को वर्जित किया गया। यानी बिरसा मुंडा के आंदोलन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आत्मशुद्धि यानी मदिरा के सेवन को वर्जित किया गया, यानी मदिरापान जो था वर्जित था। सामाजिक जन कल्याणकारी चेतना अर्थात बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर करना, और सामाजिक जन कल्याणकारी चेतना यानी बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से अलग करना भी इनका उद्देश्य था। फिर पैराग्राफ चेंज करके सरकार ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1897 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर रिहा कर दिया गया। बिरसा जेल से बाहर आने के बाद अपनी गतिविधि को और तेज कर दिया और रांची में मुख्यालय स्थापित किए। यानी सरकार ने 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन 1897 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। और बिरसा मुंडा जब जेल से बाहर आते हैं तो अपनी गतिविधि को और तेज कर देते हैं और रांची में अपना मुख्यालय बनाते हैं। सिरसा, तोरपा, चक्रधरपुर और तमाड़ में क्षेत्रीय मुख्यालयों की भी स्थापना किया गया। सरकार ने इनकी गतिविधियों को देखकर इन पर इनाम लगा दिया ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके। तो पहले इनाम की जो राशि थी 50 रुपये थी, इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। और पुनः बिरसा मुंडा 1899 में फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। यानी 1895 में गिरफ्तार होते हैं, 1897 में फिर इनको रिहा किया जाता है, पुनः 1899 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1900 ईस्वी में जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। एवं इसके पूर्व भी सैल रकाब की पहाड़ी पर मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनके मृत्यु से पूर्व भी सैल रकाब की पहाड़ी पर मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद हम लोग दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे। इसमें हम मैप नहीं बनाया है, आप मैप बना के भी एरिया को आप डिनोट कर सकते हैं और इससे भी आप बेहतर चाहे तो अपना कुछ और इंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष, परिणाम या समीक्षा। तो बिरसा की मृत्यु के बाद विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा का बलिदान बेकार नहीं गया। यानी बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ ही बिरसा का आंदोलन जो था ये मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा का बलिदान बेकार नहीं गया। सरकार ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करके मुंडाओं को बहुत सारा अधिकार दिया। इस प्रकार से देखें तो मुंडा विद्रोह ने अन्य जनजाति विद्रोह के लिए आत्मचेतना जगाने या संचार का कार्य किया। अतः माना जाए तो यह विद्रोह काफ़ी हद तक सफल रहा। तो दोस्तों ये बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन था जो मुंडा विद्रोह करके था। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्ज़ाम में 66 मेंस में दिख सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।